मिथ्स है उसके बारे में जानेंगे। जब सबसे पहले बात आती है एस्ट्रोलॉजी की यानी ज्योतिष की, तो ज्योतिष का जो अर्थ है वो आपको क्या लगता है कि ज्योतिष का मतलब क्या है? आपके लिए ज्योतिष क्या है? लाइट। लाइट। मतलब लाइफ। आई टेल यू स्मॉल स्टोरी। आपको जंगल में कांटों से भरे रास्ते से जाना है और आपके आंखों के ऊपर पट्टी भी बांधी है। रात का समय है, कोई लाइट नहीं है, कुछ नहीं, और जंगल में आपको चलना है कांटों भरे रास्ते पे। कितनी मुश्किलें आएंगी, कैन यू इमेजिन? एक तो आपको रोड पता नहीं है, नीचे शायद कांटे हो सकते हैं, बड़ा पत्थर हो सकता है, कोई एनिमल हो सकता है, बिच्छू काट सकता है, कुछ भी हो सकता है। दैट इज योर लाइफ। क्योंकि जब आप जन्म लेते हैं ना हम, तो हमारा जो डेस्टिनी ग्राफ है वो रेडी है। उसमें हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। जो हमारे इवेंट्स है वो सेम है। तो अगर हम कुछ चेंज ही नहीं कर सकते तो ज्योतिष क्यों सीखना है? तो ज्योतिष इसीलिए सीखना है कि जब आप उस कांटों भरे रास्तों पे चल रहे हो और वही पत्थर है, वही जंगल है, वही रोड है, वही कांटे है, लेकिन दिन का समय है और आपकी आंखें खुली है, कितने सारे प्रॉब्लम आप अवॉइड कर सकोगे। जस्ट बिकॉज आपने देख लिया, आप रोड थोड़ा सा चेंज कर सकोगे, पत्थर को हटा सकोगे वहां से, बहुत बिल्कुल सारी होंगे ना। लिबर्टी आपको मिल जाती है ना उससे। सेम चीज है। आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू म्यूट योर सेल्फ। मतलब क्या हुआ कि वही रोड है, आप दिन में जा रहे हो और रात में जा रहे हो, कितना फर्क पड़ा? आधी मुश्किलें कम हो गई। इतना फर्क आपको ज्योतिष सीख के आपके अपने जीवन में हो सकता है। तो इसीलिए हमें ज्योतिष सीखना है। अब ज्योतिष जब हम जानते हैं तो वो कर्मों के हिसाब से जब आता है तो प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म और क्रियामान कर्म, इन तीनों से आता है। प्रारब्ध कर्म का मतलब क्या है कि जो प्रारब्ध लेके हमने जन्म लिया है पिछले जन्म से पिछले कई जन्मों का जो भी हमारा बचा हुआ कर्म है, जो लेके हमने ये जन्म जब लिया ना, उस समय हमारा जो लाइफ है, हमें एक पर्टिकुलर राशि में एक पर्टिकुलर समय में ही जन्म क्यों मिला? क्योंकि हम वो सब लेके आए हैं। वो हो गया हमारा प्रारब्ध कर्म। मतलब उसमें हम कुछ बदलाव नहीं कर सकते हैं। दैट इज आवर फिक्स कर्म। फिक्स कर्म में हमें कुछ भी चेंज करने की लिबर्टी नहीं है। उसके बाद जो आता है वो संचित कर्म, जो है हमने यहाँ जन्म लेने के बाद इस जन्म में आज तक जो किया, वो है हमारा संचित कर्म। अब इस संचित कर्म करते समय, प्रारब्ध कर्म के लिए तो हम पूरे ब्लाइंड है कि हमें कुछ पता ही नहीं है कि हमने क्या किया। संचित कर्म में हमें एटलीस्ट इतना एक्सेस है कि हमें पता है कि हमने किसके साथ गलत किया, किसके साथ सही किया, क्या चीजें की, कहाँ डोनेशन किया, किसको फंसाया, सारी चीजें हमें पता है। कंट्रोल उस पर भी नहीं है, लेकिन हमें पता है कि हमने किया क्या है। मतलब हम उसको आगामी कर्म यानी क्रियामान, जो आगे का कर्म है, उसमें सुधार सकते हैं। इसलिए आज तक का, इस जन्म से आज तक का जो कर्म है उसे वही रख के आज से आगे वाले जीवन में जितनी हो सके अच्छी घटनाएं या किसी के जीवन में कम मुश्किलें लाने का प्रयास हम करेंगे, उसे कहते हैं क्रियामान कर्म, जो अभी चल रहा है। तो हमारा कंट्रोल यहाँ किस चीज पे है? क्रियामान कर्म पे है। हम कल क्या करेंगे, टुमारो, उस पे कंट्रोल कर सकते हैं। कल वाले कल में हमने क्या खाया, क्या पिया, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो हमें हमेशा क्रियामान कर्म पे है ज्यादा फोकस रखना है, बिकॉज देयर इज अवर फ्री विल। इट इज कॉल्ड एज अ फ्री विल। फ्री विल मतलब क्या कि उसमें आप बदलाव लाके अपने जीवन की बहुत सारी घटनाओं में बदलाव ला सकते हैं। इसलिए हमें कर्मों के सिद्धांत के अनुसार उसे देखना है। अब जब बात आती है कर्मों की या किसी भी चीज की, आप देखोगे कि हमारे बॉडी के चक्रास है, वास्तुशास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र है, आयुर्वेद है, हर चीज है ना, प्लैनेट्स यानी ग्रहों से जुड़ी हुई है। तो आज के क्लास में हम ग्रहों को समझेंगे। तो मैं यहाँ एक छोटा सा प्रेजेंटेशन जो है वो रन करती हूँ, जिससे हमें ग्रह जो है ना वो समझ में आएंगे, जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगी। जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ, मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? आर यू एबल टू सी माई स्क्रीन? यस मैम। ग्रेट। तो
प्लैनेट्स के सिग्निफिकेंट को हम आज के क्लास में समझेंगे। जब प्लैनेट के सिग्निफिकेंट्स को समझना है तो सूर्य जो है उसे जो ग्रहों का राजा माना जाता है, यानी किंग ऑफ द प्लैनेट्स माना जाता है। क्यों? क्योंकि सूर्य जो है वो सोर्स है। किस चीज का सोर्स है? एनर्जी का सोर्स है। सूर्य का उगम होता है, इसलिए पृथ्वी में प्रकाश आता है, और इसलिए जीव सृष्टि जो है वो सूर्य के ऊपर निर्धारित है। तो सूर्य जो है वो ज्योतिष शास्त्र में किन चीजों को रूल करता है वो हमें देखना है। सूर्य को हम फादर यानी पिता के रूप में देखते हैं। बोन्स, आईज, किंगडम यानी हमारा जो किंगडम को अगर हम आज की तारीख में देखें तो जो हमारा वर्क प्लेस है, वी कैन कंसिडर दैट इन मॉडर्न लाइफस्टाइल। रूबी जो है वो सूर्य का जेमस्टोन आता है, जिसे माणिक कहा जाता है। सन इज सोल, अगेन हार्ट जो हमारा हृदय है उसको भी सूर्य से जोड़ा जाता है। भगवान शिव शंकर को भी सूर्य से जोड़ा जाता है। मंदिर को, गोल्ड मेटल जो है उसको भी सूर्य से जोड़ा जाता है। और सूर्य के अंदर जो प्रिंसिपल्स है वो ज्यादा से ज्यादा मेल प्रिंसिपल्स होते हैं, कर्तृत्व के प्रिंसिपल्स होते हैं, या फायर एलिमेंट्स ज्यादा होते हैं, कुछ कर दिखाने के, जिसे हम स्वाभिमान कहते हैं या ईगो कहते हैं या कुछ इस प्रकार से। सूर्य हीलर भी होता है क्योंकि वो सोर्स है। सनलाइट को अगर हम देखें तो सूर्य के किरणों की वजह से कितनी सारी बीमारियां ठीक होती है। उसके विटामिन डी से प्रॉब्लम होती है, स्किन की प्रॉब्लम भी प्रॉपर सनलाइट से ठीक होती है। मतलब हीलिंग एनर्जी जो है ना वो सूर्य के अंदर बहुत ज्यादा है। तो हीलिंग एनर्जी है, मतलब मेडिकल प्रोफेशन से भी हम सूर्य को जोड़ सकते हैं। विल, विल यानी इच्छा, इच्छा शक्ति को भी हम सूर्य से जोड़ सकते हैं। तो ज्योतिष के अनुसार हम पहले सूर्य को थोड़ा सा समझते हैं। जब हम सूर्य को ज्योतिष के अनुसार समझते हैं तो हमें सूर्य को क्या देखना है। कुंडली में जब हम कल के क्लास में घर देखेंगे, उन घरों में काल पुरुष कुंडली में पहला स्थान जो आता है वो सूर्य का आता है, और राशि के अनुसार वो मेष राशि आती है, वो बाद में का भाग है। तो सूर्य को हमें अपने जीवन में अगर ऐसे देखना है, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, विज्ञान के अनुसार यानी साइंस के अनुसार सारे प्लैनेट जो है वो सूर्य के सबोताल में फिरते हैं। लेकिन हम ज्योतिष में पृथ्वी को काउंट नहीं करते हैं, बाकी सारे प्लैनेट को देखते हैं। और पृथ्वी को इसलिए काउंट नहीं करते क्योंकि हम पृथ्वी पर है। तो हम ऐसे देखते हैं कि सारे ग्रह हमारे इर्द गिर्द जो है वो चक्कर लगा रहे हैं, हमारे आसपास घूम रहे हैं। इन सारे ग्रहों में सूर्य को भी, सूर्य की भी गति हम देखते हैं। सूर्य का जो भ्रमण होता है, जो 12 राशियां है, एक महीने तक एक राशि में सूर्य रहता है। इसलिए अगर आप अपना वेस्टर्न सनशाइन जानते होंगे, वेस्टर्न सनशाइन जिसको कहते हैं कि उस एक पूरे महीने में लोग पैदा होते हैं, उन सभी की राशि एक ही राशि आती है। आई विल अगेन रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू म्यूट योर सेल्फ, क्योंकि वो मुझे ना काफी हेल्प करेगा, बाकी लोग डिस्टर्ब नहीं होंगे। और मैं फोर्सफुली सबको म्यूट करूंगी तो जिन्हें एक्चुअली में कुछ पूछना है वो पूछ नहीं पाएंगे। या आई गेस आई हैव डन इट। नो प्रॉब्लम। तो अब जब हम सूर्य के बारे में जानते हैं कि सूर्य को हम पिता कहते हैं, पिता का कारक कहते हैं, मतलब हमारे घर के जो पिता हैं उनको भी सूर्य से देखा जाता है। तो कुंडली में आपके सूर्य का स्थान आपके अपने फादर के साथ रिलेशन कैसे है, उनका लाइफ कितना है, उनसे आपको क्या मिलने वाला है, इन सारी चीजों पे फोकस करता है। गोल्ड जो मेटल है वो सूर्य से कनेक्टेड है। रूबी यानी माणिक जो है वो सूर्य से कनेक्टेड है। अब एक, इसे हम अगर देखें तो सूर्य के अंदर जो एनर्जी है वो सबसे ज्यादा होती है। तो हम देख रहे थे वेस्टर्न साइंस, 30 दिनों में, मतलब एक महीने में सूर्य एक राशि में रहता है। ऐसे 12 मंथ्स यानी 12 मंथ्स होते हैं, यानी 12 राशियां होती है। तो 12 जोडियाक साइंस में जब सूर्य घूमता है तो उस ऑडियो ऑन। पर्टिकुलर जोडियाक साइन में, एक मिनट, सॉरी मेरी ना लिंक टूट जाती है जब किसी का बीच में से हो जाता है, नो प्रॉब्लम। तो सूर्य को जो है उसका भ्रमण देखते हैं। सूर्य को दो तरीके से भी हम देखते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। 6 मंथ्स तक सूर्य उत्तर दिशा से भ्रमण करता है, 6 मंथ्स तक दक्षिण दिशा से, उसे उत्तरायण और दक्षिणायन इस प्रकार से किया जाता है। तो उसी प्रकार वेदर में भी कुछ बदलाव जो है वो पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि सूर्य वीक किन किन राशियों में होता है। सूर्य को थोड़ा अच्छे से समझना है ना तो हमें शनि को समझना बहुत जरूरी है। शनि और सूर्य दोनों में पिता पुत्र का संबंध माना जाता है। मकर संक्रांति जो है
वो हम सब लोग सेलिब्रेट करते हैं। यू कैन जस्ट रेज योर हैंड वेन एवर आई आस्क यू। मकर संक्रांति सभी को पता है, फेस्टिवल वी ऑल सेलिब्रेट इट। तो मकर जो है वो कैप्रिकन यानी मकर, शनि की राशि आती है। सूर्य जब शनि की राशि में आता है, उस पर्टिकुलर राशि में मकर में, तब दोनों एक पेज पे आते हैं। वो शनि के घर में आया है ऐसा माना जाता है, इसलिए उसका पावर उस समय कम माना जाता है। इसलिए आप देखोगे कि उस दिन ब्लैक क्लोथ्स जो है या ब्लैक साड़ी पहनने का जो कल्चर है वो उस लिए है कि उस दिन हम कलरफुल कपड़े नहीं पहनते। मकर संक्रांति में हम काले कपड़े पहनते हैं। तो सूर्य शनि की राशि में जाके वीक हो जाता है, मतलब सूर्य का जो पावर है वो शनि के साथ, एक पारंपरिक स्टोरी के अनुसार अगर हम उसको देखें तो शनि जो है वो पुत्र है और सूर्य पिता है। आपको शायद स्टोरी पता होगी, मैं फिर भी आपको बता दूं कि सूर्य की जो पत्नी थी संध्या और छाया, तो उनमें से उनकी जो पत्नी थी, सूर्य का तेज वो ले नहीं पाती थी कि बहुत ज्यादा प्रखर एनर्जी है, इसलिए उन्होंने छाया जो है उनके साथ अपना ही रूप देके उनको सूर्य से रखा। तो उनसे जो पुत्र हुआ तो छाया यानी परछाई, यानी शैडो। शैडो इज ऑलवेज अ डार्क। तो शैडो से जो पुत्र हुआ वो था शनि। नाउ व्हेन शैडो गिव समथिंग सो इट अगेन बिकेम डार्क। तो शनि जब हुए थे तब वो ब्लैक थे, उनके एक मतलब बहुत अच्छे नहीं दिखने में थे, गंदे थे। एंड जब सूर्य भगवान ने उनको देखा तो उन्होंने कहा कि ये मेरा पुत्र हो ही नहीं सकता है। मैं इतना सुंदर हूँ, इतना अच्छा दिखता हूँ, मेरा इतना पराक्रम है, इतना बड़ा किंगडम है, और ये कैसा मेरा पुत्र होगा। तो वो उसे अबैंडन करते हैं। यहाँ से पिता पुत्र की शत्रुता देखी जाती है। ये पारंपरिक स्टोरी हुई। इसी स्टोरी को हमें प्रैक्टिकली यहाँ कैसे देखना है कि सूर्य और शनि जब कुंडली में एक दूसरे को देखते हैं या एक ही घर में आते हैं, तो पिता पुत्र में मतभेद होने के चांसेस हो सकते हैं, या उनमें से उनकी आयु कम होने के चांसेस हो सकते हैं पिता के, या तो पिता से मिलने वाली संपत्ति है उसमें कमी आ सकती है। ये जो अलग अलग है, ये मैंने सिर्फ हम सूर्य को देख रहे हैं इसलिए तीन अलग इंसिडेंट दिए। जैसे हम एस्ट्रोलॉजी के थोड़ा आगे आगे सीखते हैं ना, तो हम वो एक पर्टिकुलर इंसिडेंट भी ग्रास्प कर सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है। वो जानने के लिए हमें हर प्लेनेट के साथ उनकी दृष्टि, वो कहाँ बैठे हैं, किस घर में बैठे हैं, और वो कौन सी राशि में कौन से नक्षत्र में है, ये सब देखेंगे। वो 15वें दिन तक आपको आ जाएगा। दैट्स नॉट द बिग डील। अब जब हम सूर्य को पिता का कारक मानते हैं तो माता का कारक जो है उसे चंद्रमा को माना जाता है। चंद्रमा यानी कि मून। मून की जो एनर्जी है वो आप कभी भी देखोगे एकदम शांत शीतल, मन को अच्छा लगता है चंद्र को देखते हुए। पूर्णिमा में हमेशा फुल मून मेडिटेशन होता है, हम अगर चंद्र प्रकाश में जाते हैं अच्छा लगता है। कोजागरी पूर्णिमा में हम दूध प्राशन करते हैं। तो मून जो है ना, दैट इज मोर मदरली फीलिंग्स। मून को ब्लड से भी जोड़ा जाता है, माइंड यानी इमोशंस, फीलिंग, मन। स्पीड जो है, स्पीड को भी चंद्रमा से देखा जाता है। लंग्स, सिल्वर ये मेटल है, और पर्ल जो जेमस्टोन है वो उसके अंदर आता है, एंड वाटर भी। अब इन चीजों को कनेक्ट कैसे करेंगे? ब्लड क्यों? क्योंकि ब्लड में आयन लेवल है। आप जानते हैं जब भी अमावस्या या पूर्णिमा होती है तो ओशन वाटर में, सागर की लहरों में जो है उतार चढ़ाव आता है, चेंजेस हम पाते हैं। क्यों पाते हैं? क्योंकि वहां पे जो पानी है, नदी में ये सब क्यों नहीं होता है, तालाब में नहीं होता है, सिर्फ समंदर में क्यों होता है? क्योंकि वो पानी खारा है, सॉल्टेड वाटर है। उसी प्रकार से हमारे ब्लड में भी जो है वो सॉल्ट लेवल है, आयन है। तो जब भी अमावस्या पूर्णिमा आती है तो हमारे भी मन में जो है ना वो उथल पुथल हो जाती है। इम्पैक्ट इसका कैसे होता है कि अगर हम खुश हैं उस दौरान, उन 2-3 दिनों में, तो हम बहुत ज्यादा खुश रहने लगते हैं। अगर हम दुखी है तो हम बहुत ज्यादा दुखी, डिप्रेशन हो जाते हैं। इसलिए अमावस्या के आते ही आगे पीछे जो है वो हमें अपने मूड स्विंग्स जो है ना वो पता चल जाता है कि हम थोड़ा सा डल या डाउन फील करते हैं, या बहुत ही ज्यादा खुश। अननेसेसरी हमें कारण नहीं होता किस चीज से खुश है, लेकिन हम खुश रहते हैं क्योंकि जब पूर्णिमा है उसके आगे पीछे वो एक एनर्जी रहती है प्रकाश की। दूसरी चीज है माइंड एंड फीलिंग्स। मन को इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि चंद्रमा जो है वो मन का कारक है। भावनाएं, इमोशंस, इन सब चीजों से वो जुड़ा है। और चंद्र का भ्रमण जो है वो पृथ्वी के आसपास 2.25 दिनों का है। मतलब सबसे फास्टेस्ट प्लैनेट जो है वो चंद्र है, या उसका भ्रमण है। इसीलिए उसको स्पीड से भी जोड़ा जाता है। तो स्पीड से रिलेटेड भी आपको कोई प्रिडिक्शन करना है, समझना है, आप उसको देखोगे। श्वास यानी एयर, जो एयर हम लेते हैं वो लंग्स तक जाती है, लंग्स से भी उसको देखा जाता है। सबसे अच्छा है कि पानी, पानी से उसको जोड़ा जाता है। और फीमेल जल तत्व जो है उसे फीमेल से जोड़ा जाता है।
अब पानी जो है ना, वाटर, एवरीबडी नोज दैट वाटर कैरीज एनर्जीज। पानी को आप जैसे इंस्ट्रक्शन दोगे वैसी घटनाएं होती है। ऐसे साइंटिफिक प्रयोग भी किए गए हैं कि आप ग्लास में पानी रखिए, कांच के ग्लास में, और उसको आप सोने से पहले इंस्ट्रक्शन देंगे कि कल मुझे ये मिलेगा मिलेगा या ये काम होगा, एंड मॉर्निंग यू ड्रिंक दैट वाटर, कीप डूइंग इट आफ्टर फुल मून। तो ये एक रिचुअल है। ये क्यों होता है? क्योंकि पानी जो है वो एनर्जीज कैरी करता है, वाइब्रेशंस कैरी करता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो। तो पानी को भी चंद्रमा से जोड़ा जाता है, चंचलता से, बहाव से, इन सारी चीजों से जोड़ा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं मंगल, यानी मार्स को। तो मंगल जो है उसे ज्योतिष शास्त्र में सेनापति कहा जाता है। सूर्य राजा है, चंद्र जो है वो माता है, और मंगल जो है उसे सेनापति कहा जाता है। तो किसी भी एक हम किंगडम को अगर इमेजिन करेंगे तो राजा रानी है, उनका राज्य बचाने के लिए उनको सबसे अच्छा सेनापति होना बहुत जरूरी होता है, जो हमेशा वॉर जीत के ही आएगा। तो मार्स को यंगर ब्रदर से जोड़ा जाता है, या आर्मी, थेफ्ट, क्रुएल्टी, सिन या किसी भी प्रकार का पाप कर्म, फायर, करेज, वुंड, सेक्स, वॉर एंड एनर्जी। इन चीजों को अब हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि मंगल को इनसे कैसे देखें। मंगल क्या है? तामसिक ग्रह है, अग्नि तत्व का ग्रह है। तो उसके अंदर जो फायर है, व्हाट इज फायर? फायर इज ऑलवेज एनर्जी। तो एनर्जी दो प्रकार की होती है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव एनर्जी जब तक है तब तक वो अच्छी अच्छी चीजें करेगी, डिस्ट्रक्टिव है तो सब खत्म कर देगी। तो इसी को मंगल से देखेंगे। किसी का करियर जब हम एस्ट्रोलॉजी से या कुंडली से बताना चाहते हैं, तो जब भी पुलिस से या आर्मी से रिलेटेड करियर होता है उसे हम कंस्ट्रक्टिव या पॉजिटिव मान सकते हैं। लेकिन वही चीजें, जैसे कि अपने पावर का यूज करना और वेपन का यूज करना, यहाँ पे ये दोनों चीजें यूज होती है, वेपन एंड पावर, लेकिन वो विथ गवर्नमेंट्स अप्रूवल, दैट मीन्स मिलिट्री और पुलिस, जो प्रोटेक्शन के लिए यूज होती है फॉर दैट किंगडम, वो पॉजिटिविटी हो गई। और जब चोरी आती है, क्रुएल्टी आती है, किसी को मारना, गैंग वॉर, ये सारी चीजें जो है वो निगेटिव और डिस्ट्रक्टिव एनर्जी के अंडर आती है। तो ये चीजें जब आपका मंगल बिगड़ा हुआ होता है तब ऐसी चीजें देखी जाती है। करेज, फाइटिंग स्पिरिट, ये भी उससे देखा जाता है। जो जख्म होते हैं उनको भी देखा जाता है। सेक्स की बात यहाँ आती है तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। आप में से कितने लोग पता है जिनको पता है कि अगर कुंडली मांगलिक है तो शादी होने में मुश्किल होता है? अगर कोई लड़की मांगलिक है या लड़का, तो उसकी शादी में दिक्कत आती है। तो मांगलिक का मतलब क्या है? यू कैन जस्ट अनम्यूट एंड शेयर इफ यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मांगलिक। If Mars aspects the Lagna like that, or Mars is in the bad house, like sixth or eighth, हम्म। not sixth or eighth, sorry. If it is in the places where the family will exist, then that is the Manglik Dosh. Seventh house, if Mars is there, it will affect. या सो ये क्या हो गया कि मार्स को हमने देखा कि उसके प्लेसमेंट कैसे है जिससे वो मांगलिक होगा। लेकिन उससे हमारे रियल लाइफ में नुकसान क्या होगा अगर मांगलिक से शादी हो गई तो? क्यों मना किया जाता है? The person is more angry, and he's like ego, not ego. He's having more angry. The person, whoever will marry, he will get angry issue with that person, like that. गुड। सो इसे हम एनर्जी से, हमने मंगल से क्या देखा? एनर्जी को देखा, फाइटिंग स्पिरिट को देखा, मतलब हायर एनर्जी, ऊर्जा जो है वो सूर्य से देखी। लेकिन जो एक्सट्रीम फाइटिंग स्पिरिट जो आता है वो मंगल से आता है, क्योंकि इसीलिए उसे हम सेनापति के रूप में देखते हैं। जब भी वो वॉर पे होगा तब जाके हम वॉर विन करेंगे। तो ये जो हाई एनर्जी है, इस हाई एनर्जी से हाई गुस्सा भी सर पे रहता है, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, अग्रेसिवनेस होता है। और काम में भी अगर वो काम शुरू करते हैं तो बिना थके ये लोग बहुत ज्यादा मेहनत भी करते हैं। एंड द सेम अप्लाइज टू इंटीमेसी, फिजिकल रिलेशनशिप की जब बात आती है तो यहाँ पे भी इनकी एनर्जी हाई होती है। अगर वहीं पे किसी नॉर्मल इंसान के साथ शादी उनकी कर दी तो वो पूरा उनका बैलेंस जो है ना वो बिगड़ जाता है, और उनकी लाइफ में ना दोनों में से कोई भी इंटीमेसी एंजॉय नहीं कर पाता, और वो चीज़ पूरी खराब होती है। एंड कभी भी मैरिड लाइफ का बेस जो है उसे एक विल इसी से जोड़ा जाता है, तो वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसलिए उसे मांगलिक व्यक्ति की शादी दूसरे मांगलिक व्यक्ति से की जाती है।
तब वो चीज जो है वो बैलेंस होती है। तो एनर्जी लेवल को हम मंगल से देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल गुड एनर्जी और बैड एनर्जी, बट हाई एनर्जी। तो मंगल का आपकी कुंडली में अच्छा होना, प्रभावी होना, ये आपके कर्तव्य से और आपके काम के परफॉर्मेंस से और आपकी मैरिड लाइफ, इन सब चीजों से जोड़ा जाता है। उसके बाद है मरकरी। मरकरी यानी बुध। जब हम बुध ग्रह को या मरकरी को देखते हैं तो उससे हम देखते हैं कि स्किन, विंड पाइप, इंटेलिजेंट, लॉर्ड विष्णु, एजुकेशन, स्किल, प्लेजर एंड प्लेस, प्लेजर प्लेस, एस्ट्रोलॉजर, स्पीच, मेंटालिटी, कम्युनिकेशन एंड डिक्सटेरिटी। ये सारी चीजें हमने देखी। अब इसको हम समझते हैं कि ये कैसे होती है। जब भी हम मरकरी को ज्योतिष में देखते हैं ना, तो मरकरी को एक राजपुत्र यानी बालक के रूप में, टीनेज बॉय के रूप में देखा जाता है, जो ना कि पूरा मैच्योर है ना ही इमेच्योर है। ही इज ऑन द हाफ अ लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, कि जिसको बहुत सारी चीजें पता है लेकिन उनको प्रैक्टिकली उसने अभी तक अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं किया है। इसलिए उसे कुमारावस्था में यानी युवा अवस्था में देखा जाता है। जिनका भी मरकरी अच्छा है वो लोग आप हमेशा देखोगे कि वो अपने एज से कई गुना यंग दिखते हैं। मरकरी का प्लेसमेंट डिसाइड करता है कि आपका एज जो है वो कैसे ग्रो होगा। मरकरी को यानी बुध को भगवान विष्णु से भी जोड़ा जाता है, और उनकी मतलब अगर आपका मरकरी खराब है, डेबिलिटेड है या कुछ प्रॉब्लम है, तो आप विष्णु की आराधना करके उसको हील कर सकते। एजुकेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मरकरी इज एजुकेशन। टीनेज इज द टाइम वेयर वी लर्न न्यू थिंग्स। और आप देखोगे जो भी आपके घर में भी अगर टीनेज बच्चे जैसे वो कोई नई चीज सीखते हैं ना, उनको वो शेयर करने का उतावलापन बहुत ज्यादा होता है कि दे वांट टू शेयर इट एंड टेल दैट आई नो। तो उनको ये बताना बहुत जरूरी होता है कि मुझे ये पता है। दैट शेयरिंग कम्स फ्रॉम मर्क्यूरी, सो वेन एवर दे गेट सम एजुकेशन दे पास इट ऑन। नाउ टिल द टाइम इट इज इन अ गुड वे, इट्स फाइन। जैसे ही अगर आपका मर्क्यूरी डेबिलिटेड है या प्रॉब्लम है, तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं कि ये सिर्फ शिक्षण से रिलेटेड ना होके हर बात जो उन तक पहुंचती है वो उसको पास ऑन करना चाहते, दैट बिकम्स गॉसिपिंग। तो उनको गॉसिपिंग में भी ऐसे लोगों को मजा आता है। मर्क्यूरी के रूल्स जो राशियां है वो भी हम आगे चल के पढ़ेंगे, उसमें भी आप सेम चीज पाओगे। ये था बुध के कारण, और बुध को हमने राजकुमार के रूप में देखा और बुद्धि के रूप में देखा। और राइटर्स जो होते हैं या ये लोग जो है उनके लिए भी बुध का अच्छा होना बहुत जरूरी होता है। नाउ हियर इज द बिग डिफरेंस इन जुपिटर एंड मर्क्यूरी। आगे पढ़ाने से पहले मुझे सबको पूछना है कि मेरी लैंग्वेज और मेरा स्पीड दोनों आपके लिए ठीक है? ठीक है। Yes, तो sir. यस, गुरु ग्रह जो है, गुरु को हम क्या देखते हैं? गुरु इज अ विजडम, जुपिटर इज विजडम। दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंट इन मर्क्यूरी एंड जुपिटर। मर्क्यूरी इज नॉलेज एंड जुपिटर इज विजडम। नॉलेज कब आता है? जब हम कोई चीज सीखते हैं। और विजडम कब आता है? जब हम सीखते हैं कि कितना शेयर करना है, कितना नहीं करना है, और किससे करना है और किससे नहीं करना है। सो दैट इज जुपिटर, अ लिटिल मेच्योरिटी ऑफ मर्क्यूरी। जुपिटर के बारे में हम ये जो चीजें इनको देखेंगे, स्टमक, फीट, वेल्थ, एल्डर ब्रदर, हस्बैंड, स्टेट बेनिफिशियरी, सन, प्रेस्ट, गुरु, एस्ट्रोलॉजर, सक्सेस, लक, एक्सपांशन एंड ग्रोथ। अब इसको समझेंगे कैसे कि स्टमक का जो आपका पार्ट है वो जुपिटर से जोड़ा जाता है। फर्स्ट थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जुपिटर यानी गुरु, उसको एक्सपांशन का ग्रह माना जाता है, कि जो चीजों को बढ़ाता है। इसलिए वेट गेन जो है उसको भी गुरु से जोड़ा जाता है। धन में वृद्धि होना उसे भी गुरु से जोड़ा जाता है। और फैमिली में मेंबर का एड ऑन होना यानी जीव, नया जीव ऐड होना, उसको भी गुरु से जोड़ा जाता है। अब कुंडली में एक जब मैरिज का क्वेश्चन आता है तो हमेशा लाइफ पार्टनर के लिए वीनस को देखा जाता है। लेकिन हमें हमेशा समझना है, जब हम कुंडली सीखते हैं तो जब भी हम लाइफ पार्टनर की बात करते हैं तो उसमें अगर वाइफ की कुंडली देखनी है और उसके हस्बैंड के बारे में जानना है तो हमें जुपिटर देखना है। और मेल की कुंडली देखनी है और उसकी वाइफ के बारे में जानना है तो हमें शुक्र को देखना है। क्योंकि शुक्र से हम पर्टिकुलरली मैरिड लाइफ का सुख देखते हैं, मैरिड लाइफ का पार्टनर नहीं। इसलिए हमें ये दो चीजें हमेशा याद रखनी है। इफ द मेल पार्टनर इज देयर इट्स जुपिटर, फीमेल पार्टनर इज द वीनस। उसमें जैसे हमने कहा कि विजडम यानी ज्ञान,
एनलाइटमेंट, जब हमें ज्ञान मिलता है या आता है तो उसे शेयर जब हम करते हैं तो हम सही लोगों में उसको शेयर करते हैं या लोगों का फायदा हुए देखते हैं। इसलिए गुरु या किसी भी प्रकार के स्पिरिचुअल गुरु या एस्ट्रोलॉजर जो लोगों को गाइडेंस करते हैं, काउंसिलर्स इन अ मॉडर्न लाइफस्टाइल, काउंसिलर्स को भी या थेरेपिस्ट जो होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो सब जुपिटर के अंडर आते हैं क्योंकि वो लोगों की हीलिंग करते हैं और उनकी चीजों को जो है वो ठीक करते हैं। ग्रोथ, लाइफ में जो हमारी ग्रोथ है वो भी जुपिटर से देखी जाती है। प्रेस्ट यानी पंडित वगैरह है, इनको भी हम जुपिटर से ही देखेंगे। सक्सेस जीवन में हमें कितनी मिलेगी, लक फैक्टर कितना है, उसे जीव का कारक माना गया है। जुपिटर यानी जीव, तो जीवन में मिलने वाली हर समृद्धि को हम जुपिटर से देखते हैं। स्वीट थिंग्स, येलो कलर, दैट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स जुपिटर। उसके बाद है वीनस। वीनस इज अ फेमिनाइन प्लैनेट। तो हमने जो एक स्टोरी सुनी थी ना, राजा रानी, जैसे कि सूर्य को हमने राजा माना, चंद्र को हमने रानी माना और मरक्यूरी को हमने राजपुत्र कहा था, मंगल को सेनापति। तो जुपिटर इज प्रधान जी, जो हमेशा सही वक्त पे सही एडवाइस करेगा उस राज्य के लिए, सबसे अच्छी चीज क्या है वो बताएगा। उसके बाद आएगा वीनस। वीनस इज अ वुमन। फेस यानी ब्यूटी, यूरिनरी ऑर्गन्स, सीमेन, कंफर्ट, प्लेजर, व्हीकल, ज्वेलरी, परफ्यूम, म्यूजिक, डांस, ट्रेडर, लव, पीस, ब्यूटी एंड हार्मनी। जब हमें वीनस को यानी शुक्र को समझना है तो ये जितने भी मैंने अभी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, इन सब से आपको क्या चीज समझ में आती कि ये सारे एक लग्जरियस या एंटरटेनमेंट से रिलेटेड जुड़े हुए हैं, जिससे मन को जो है वो मतलब शांति नहीं लेकिन एक प्लेजर मिलता है, आनंद मिलता है। ये सारी चीजें करने, डांस करने से हम खुश हो जाते हैं, गाना गाने से हम खुश हो जाते हैं। कंफर्ट जीवन में जो है, लग्जरियस आइटम है, कार्स है, अच्छा बड़ा घर है, ये सारी सुख सुविधाएं हैं। सारी सुख सुविधाओं को हम वीनस से देखते हैं। ब्यूटी को हम वीनस से देखते हैं, कौन कितना सुंदर है, कितना नयन नक्श है, ये उसका वीनस कैसे प्लेस है ना, इससे हम बता सकते हैं। किसी का भी अगर वीनस फर्स्ट हाउस में है ना, तो हमेशा याद रखिए उनका लाइफ पार्टनर जो है वो बहुत ज्यादा सुंदर होता है, क्योंकि वीनस जो है वो 7th हाउस से वहां से देख रहा है और 7th हाउस जो है वो लाइफ पार्टनर का स्थान माना जाता है। ज्वेलरी, रात में चलने वाले जितने भी बिजनेसेस है वो सारे वीनस यानी शुक्र के अंडर आते हैं। अब रात में चलने वाले बिजनेस मतलब क्या है, ज्वेलरी शॉप, क्लोथिंग शॉप्स, ये सारे इवनिंग में जो है, इवनिंग टाइम में हम लोग शॉपिंग के लिए जाते हैं, चमकती दुनिया, ज्यादा चमचमाता लगता है। बार्स एंड ब्रिस्टोज, लिकर शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, नाइस फूड, ये सारी चीजें शाम को आती है। ब्यूटी पार्लर, सैलॉन, ये सारी चीजें जो है वो शुक्र के अंडर आती है। हमें कितना वाहन का सुख यानी गाड़ी का, कार का सुख मिलेगा, घर कैसा होगा, हमारे जीवन में क्या मिलेगा, ये सब हमें कौन बताएगा, हमारा शुक्र बताएगा। परफ्यूम यानी फ्रेग्रेंस, ये भी हम शुक्र से देखते हैं। अब इसके बाद जो प्लैनेट है, ये प्लैनेट्स में आखिरी प्लैनेट है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में सिर्फ 7 ग्रह है और राहु और केतु जो है वो नोड है, जिन्हें अभी हम 9 ग्रह मानते हैं। जितने भी प्लैनेट हमने देखे हैं उन सब में शनि जो है उसका महत्व बहुत ज्यादा है, कलयुग में भी और पहले में भी। इसका कारण यह है कि शनि जो है वो न्याय देवता माना जाता है। ही इज अ गॉड ऑफ जस्टिस। तो शनि कभी भी किसी को भी न ज्यादा देंगे न कम देंगे, ही ऑलवेज विल गिव व्हाट एग्जैक्टली वी डिजर्व फ्रॉम आवर पास्ट लाइफ कर्मास। तो हमें सिर्फ हमारे कर्मों का फल देने का कारण जो है वो शनि करते हैं। शनि को समझने के लिए पहले हम उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ते हैं। नर्व सिस्टम्स, डिजीज, लॉन्ग ड्यूरेशन, डेथ, सर्विस, एग्रीकल्चर, लेबर, imprisonment, legs, longevity, responsibility, ड्यूटी एंड लिमिटेशंस, ये चीजें जो है ये शनि के कारकत्व में यानी सिग्निफिकेंट में आ जाती है। अब हम इसे देखते हैं कि लॉन्गेविटी मतलब, हमेशा सैटर्न का एक रूल है, सैटर्न डिलेज नेवर डिनाई। वो किसी चीज को शायद वो आपको मिलने में देरी जरूर हो सकती है, लेकिन इस जीवन में आप जो भी अच्छा और बुरा डिजर्व करते हैं वो पूरा आपको इसी जीवन में मिलेगा। इसका दायित्व जो है वो शनि भगवान के पास है, वो आपको वो चीजें इसी जीवन में मिलेगी, इसका पूरा प्रयास करते हैं। इसका कारण है जब तक हमारे कर्म क्लियर नहीं होते ना, हमें मुक्ति नहीं होती है। तो ये जन्म का अंत भी तभी होगा जब इस जन्म के कर्म हम इसी जन्म में
चुकाएंगे। डिजीज यानी कोई भी लंबे समय तक चलने वाली बीमारी। पहले तो हमने देखा कि शनि हर चीज में देरी करते हैं। अगर कोई बीमारी शनि से रिलेटेड या शनि अगर बिगड़े हुए उस समय में आई तो क्या होता है कि वो एक लंबे समय तक चलने वाली बीमारी बन जाती है, मतलब बेड रिडन होना या क्योर नहीं होना जल्दी। ये सारी चीजें होती है कि मेडिसिन लिए जा रहे हैं लेकिन इंप्रूवमेंट नहीं है। ये सारी प्रॉब्लम उससे आती है। डेथ, हमारी डेथ कैसे होगी, हमारी लाइफ कितनी होगी और कितनी पेनफुल होगी, ये सारी चीजें हम शनि से देखते हैं। सर्विस कल्चर जो है वो शनि से देखा जाता है, यानी जॉब। जो पारंपरिक शास्त्र है उसमें शनि को जो है वो सर्वेंट से जोड़ा जाता है, यानी जो हमारे घर के नौकर चाकर है उनको शनि के अंडर देखा जाता है। इसलिए सबसे पहली बात है कि हमें कभी भी हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी अपने जो सर्वेंट्स है उनको शाब्दिक रूप से हर्ट नहीं करना है। उन्हें भला बुरा बिना वजह कभी नहीं कहना है, या उनकी गलती है तो उतना ही उनको रेक्टिफाई करना है, बट अननोइंगली या अनवांटेडली उनको कर्स नहीं करना है या ज्यादा काम देना, टॉर्चर करना। बहुत सी जगह ऐसा होता है, ये सब नहीं करना है क्योंकि सैटर्न जो है वो सर्विस क्लास को रूल करता है। अब सर्विस क्लास यानी जो वर्कर्स हम बात करते हैं ना, इन टुडेज लाइफ देर आर 90% पीपल आर वर्कर्स। चाहे वो आईटी में वर्कर हो या कहीं पे हो, जो जॉब करता है वो सर्वेंट ही हो गया। जिसका कोई ना कोई बॉस है वो नौकर ही हो गया। तो वो सारे लोग जो है वो शनि के अंडर आते हैं। आप अपने घर में किसी नौकर को पीड़ा दोगे, आपका बॉस आपको ऑफिस में देगा। इतना ये सिंपल कैलकुलेशन शनि के अंडर आ जाता है। एग्रीकल्चर यानी जो जमीन है या पुराने घर है, पुराने महल है, जितना पुराना मतलब एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज है, वो सब भी हम शनि से देखते हैं। कुंडली में हमें अगर किसी की प्रॉपर्टी मिलने वाली है जो बहुत पुरानी है, या गड़ा हुआ धन मिलने वाला है, ये सारी चीजें भी हम शनि से देख सकते हैं। लेबर क्लास, इनप्रिजनमेंट मतलब जेल योग, बंधन योग, ये भी शनि से देखते हैं। शनि जो है वो घुटनों के नीचे का जो पार्ट है उस पार्ट को रूल करते हैं। तो घुटने या उससे नी लेवल या नी से नीचे होने वाली पैरों की बीमारियां, उसको भी हम शनि से देखते हैं। लॉन्गेविटी मतलब किसी भी चीज में कितना दीर्घ काल तक वो चलेगा, वो लॉन्गेविटी भी किसी चीज में लाना है वो शनि देखेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी, शनि हमें हमारे ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज सिखाते हैं। आपकी कुंडली में जहां पे भी शनि बैठा है, ये सूत्र आप हमेशा याद रखिए। अगर ना मान लीजिए आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है या कुछ काम अटका पड़ा है लंबे समय से और बहुत सारे रेमेडी करने पे भी नहीं हो रहा है, हमेशा चेक कीजिए जहां पे भी आपकी कुंडली में शनि बैठा है ना, वहां से 10th हाउस में जो भी सिग्निफिकेंट आता है उससे रिलेटेड आपका जो कर्म है वो पेंडिंग है। जैसे ही आप जहां आपका सैटर्न है उससे 10th हाउस से रिलेटेड कर्मा जो पेंडिंग है उसको क्लियर करोगे, आपका अटका हुआ काम हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा आपको समझेगा इस सामान्य भाषा में अगर बताऊं तो कल के क्लास में जब हम भाव देखेंगे उसमें आप देखोगे, तो उसमें फॉर एग्जाम्पल अगर किसी के 7वें घर में शनि है, 7th हाउस में अगर आपका सैटर्न है, तो उससे 10th हाउस कौन सा आएगा? 4th हाउस आएगा। 4th हाउस यानी मातृस्थान, वाहन सुख, माता से मिलने वाला सुख, खुद के घर का सुख। इन सभी चीजों से रिलेटेड कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी जब बाकी है ना, तभी जाके शनि आपको तकलीफ देंगे आपके 7th हाउस में, मतलब आपके लाइफ पार्टनर के साथ या आपके वर्क प्लेस में बिजनेस पार्टनर के साथ। अब ये कर्म चुकाना उतना आसान भी नहीं है। जैसे आप बोलोगे ना, मतलब ऐसे बहुत से केस आप देखोगे कि कोई व्यक्ति है जो कहते हैं कि मैंने तो अपनी मम्मी के साथ कभी कुछ गलत नहीं किया, मैं तो हमेशा ही उनके साथ अच्छा था, अच्छे से रहा, लेकिन वो मेरे छोटे भाई से ही ज्यादा प्यार करती है, वो मुझसे प्यार ही नहीं करती है, ना वो मुझसे राइट टाइम देती है। दैट मीन्स व्हाट शनि डज, ही गिव्स यू वन टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सेकेंड टाइम ही मेक्स इट डिफिकल्ट। वो करना, उस कर्म को चुकाना भी उतना आसान नहीं होता है। जिस व्यक्ति को आपको कुछ देना है वही आपसे कनेक्शन नहीं रखना चाहते हैं ऐसे टाइम टाइम पे। तो ये चीज को है, इसको आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिना किसी एक्सपेक्टेशन के कैसे कंप्लीट करनी है ये सिखाना है। सैटर्न टीचेस अस लिमिटेशंस आल्सो, कि आपके लिमिटेशंस कितने हैं। सैटर्न टीचेस अस बो डाउन्स। लिमिटेशंस और बो डाउन का मतलब है कि झुक के रहना हमेशा। शनि जीवन में हमेशा हमें एक चीज सिखाता है कि हम कितने भी बड़े, कितने भी अमीर, कितने भी कुछ ना हो, देर इज ऑलवेज somebody else better than us, above us and somewhere else, and above all of them there is some god of supreme, some power। तो हम इतने बड़े कभी नहीं होते कि वो इंचार्ज करे। वो बीच में एक मूवी आई थी, आपको पता होगी शायद, हर्षद मेहता के ऊपर आई थी।
उसमें जो उन्होंने डायलॉग दिया है ना, दैट इज अ रियल लाइफ डायलॉग। हर्षद मेहता ने वो डायलॉग बोला भी था उनके जीवन में कि अगर जेब में मनी है तो शनि कुछ नहीं कर सकता। तो इतना ज्यादा उनको घमंड हो गया था। नाउ एवरीबडी नोज व्हाट हैपेंड टू हर्षद मेहता इन लेटर लाइफ। इसलिए कभी भी हमारे पास जो है ना, उस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा हमें ईगो या स्वाभिमान ये नहीं आना चाहिए, गर्व नहीं आना चाहिए कि ये मैंने किया मैंने किया। शनि हमें हमेशा दिखाएगा कि तुमने कुछ नहीं किया, तुम्हें ये करने की लिबर्टी मिली तब जाके तुम ये कर पाए। तो ये समझना बहुत जरूरी है। मैं एक छोटी ना स्टोरी आपको यहाँ सुनाती हूँ, जिससे आपको ये बात थोड़ी और समझ में आएगी। श्री कृष्ण की स्टोरी है, बहुत ही मजेदार स्टोरी है। श्री कृष्ण जो है वो, उनके सबसे फेवरेट अर्जुन थे, ये हम सबको पता है। तो अर्जुन एक बार श्री कृष्ण को पूछते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हें सबसे अधिक प्रिय मैं हूं, ये सब जानते हैं, लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि तुम कर्ण को ज्यादा पसंद करते हो। ऐसा क्यों? जब कर्ण सामने आता है तो तुम्हारा बिहेवियर अलग होता है मेरी तरफ। तब श्री कृष्ण उनको कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें ये एक दूसरी भाषा में कल बताता हूं, अब इस बात को छोड़ दो, इस टॉपिक को। वो दोनों चले जाते हैं। दूसरे दिन श्री कृष्ण अर्जुन के पास आते हैं और उनको कहते हैं कि चलो मेरे साथ। तो उनको लेके जाते हैं, पूछते हैं कहाँ। वो कहते हैं चलो चलो, सुबह सुबह मुझे तुम्हें कुछ काम देना है। ही टेक्स हिम टू अ माउंटेन फुल ऑफ गोल्ड। सोने से एक पहाड़, जो मतलब इतना सोना रहता है उस जगह पे कि एक छोटा पहाड़ बन जाता है। और वो अर्जुन के कहते हैं कि शाम तक इस पहाड़ को, तुम इस सोने को जितने भी लोग हैं ना सब में बांट दो, जिनको भी जरूरत है। मेरा आज मन कर रहा है कि कुछ दान करूं। तो अर्जुन कहते हैं ठीक है। अब शाम तक अर्जुन वहां खड़े रह के सबको वो सोना बांट रहे थे। श्री कृष्ण शाम के समय फिर से वहां जाते हैं तो देखते हैं आधा भी माउंटेन जो है खत्म नहीं हुआ है, अब भी बाकी है। तो वो वहां जाके ऑब्जर्व करते हैं कि वहां अर्जुन ने जो है वो सबको, मतलब पूरे राज्य में बताया है कि आज मैं सबको सोना जो है, गोल्ड है, ज्वेलरी है या जो कुछ है, वो देने वाला हूँ। तो आप लोग वहां आ जाइए और अपने अपने हिस्से का आपको जितना चाहिए उतना लेके जाइए। और लोगों की लाइन लगी है बड़ी, ना वो गोल्ड का माउंटेन खत्म हो रहा है, ना लोगों की लाइन खत्म हो रही है। तो श्री कृष्ण वहां जाके उसको पूछते हैं कि कर क्या रहे हो तुम। देन अर्जुन टेल कि आप ही ने तो बताया था कि लोगों को सोना दे दो, तो मैं लोगों को ये सारा जो है वो उनमें बांट रहा हूँ। तो श्री कृष्ण उनको कहते हैं कि चलो ठीक है, अब तक तुमने किया अच्छा है, अब ये लोग देख लेंगे, तुम चलो, तुम्हारे सेवक देख लेंगे। अर्जुन वहां से निकलते हैं। वो दोनों एक जगह जाते हैं तो वहां पे कुछ भी नहीं है, पूरा खाली मतलब ओपन स्पेस है। तो श्री कृष्ण थोड़ा सा सोच में पड़ते हैं और वो अर्जुन को लेके कर्ण के घर जाते हैं। और कर्ण को देखते हैं तो कर्ण आराम से बैठा हुआ है अपने घर में। वो उसको पूछते हैं कि अरे, तुमको तो मैंने सुबह सुबह एक काम दिया था, तुम अपने घर में आराम से बैठे हो, ऐसे थोड़ी चलेगा। तो कर्ण उनको बोलते हैं कौन सा काम। तो श्री कृष्ण कहते हैं मैंने तुम्हें एक सोने का पहाड़ दिया था और तुमको कहा था कि इसको सब लोगों में बांट दो, और तुम तो अपना काम छोड़ के यहाँ बैठे हो। तो कर्ण कहते हैं सोने का पहाड़ आपका, जरूरत थी लोगों को, मैंने बस सबको बता दिया कि वहां वहां पे पहाड़ रखा है, जिसको जितना चाहिए लेके जाइए, मेरा उसमें क्या है। तो ये जो डाउन टू अर्थ रहने का फीलिंग है, अर्जुन की एक ही गलती हो गई थी कि उन्होंने कहा कि मैं दे रहा हूं। ये मैं जब है ना, वो मैं खत्म होना हमारे जीवन से जो बहुत जरूरी है, जब तक वो है तब तक शनि हमें अच्छे रिजल्ट नहीं देते हैं। और जब कर्ण के पास गए तो कर्ण ने उसको कहा कि ये मेरी जिम्मेदारी सिर्फ लोगों तक पहुंचाने की थी, किसने कितना लिया ये देखना मेरा कर्म नहीं है, जिसको जरूरी है वो उतना लेके जाएगा। ये आपका दिया हुआ है, उनको जरूरी है, मैंने मैसेज पहुंचा दिया, आई एम जस्ट अ मैसेंजर कि किसको क्या चाहिए। जब आपके अंदर इतना डाउन टू अर्थ फीलिंग आएगा ना, आपके कुंडली का शनि कहीं पे भी हो, वो आपको अच्छे रिजल्ट जरूर देगा। क्योंकि हमेशा याद रखिए कि अगर हमें अपने कर्मों के ही फल मिलने हैं, तो क्यों ना हम हमारे क्रियामान कर्म है जो आगे आने वाले हैं उनपे थोड़ा सा सुधार ला सके। ये हमने बात की शनि के बारे में। अब जो बाकी है दो, जो है राहु और केतु नोड, इनके बारे में हम बात करते हैं। राहु और केतु का जो इम्पोर्टेंस मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी में है वो बहुत ज्यादा है। कलयुग का राजा राहु को माना जाता है, क्योंकि बहुत सारी घटनाएं हैं वो राहु के ऊपर निर्भर है। सूर्य को भी ग्रहण लगाने का जो है वो पावर राहु के अंदर है। ज्योतिष शास्त्र में सबसे अच्छा ग्रह, मतलब पावरफुल ग्रह जो है वो सूर्य माना जाता है।
और एनर्जी वाइज और सारी चीजों, अधिकार वाइज, गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह इन सब चीजों से उसको जोड़ा जाता है कि मान सम्मान अधिकार ये सब, उसको भी ग्रहण लगाने का कार्य जो है वो राहु करता है। तो राहु के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है? सडननेस, डिस्क्रिमिनेशन, फॉल्टी लॉजिक, हार्श स्पीच, research, immoral woman connections, foreign travel and residence, wanderer, technical education, originality, illusion, mystery, occult, struggle and research। इन सबको जोड़ के हमें अगर राहु को समझना है तो हमेशा याद रखिए कि राहु इज अ नोड। राहु केतु की स्टोरी ऑलमोस्ट सबको पता होगी कि जब अमृत प्राशन की बारी आई थी तब देवताओं ने अमृत लिया था, दानवों को नहीं दिया था। तब राहु उन लाइन में देवताओं के रूप बदल के जाकर बैठे और उन्होंने अमृत प्राशन किया। तो भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके उनका सर जो है वो धड़ से अलग किया था। इस प्रोसेस में क्या हुआ था कि उन्होंने अमृत प्राशन किया लेकिन वो उनके गले तक ही आया था, वो वहां से नीचे पेट में नहीं गया। नाउ यू इमेजिन यू आर ड्रिंकिंग सम काइंड ऑफ वेरी टेस्टी जूस जो आपका बहुत फेवरेट है। आपने एक सिप ले लिया, जब तक आप उसको गल्प नहीं करते वो टमी में नहीं जाता, क्या आपको उसकी संतुष्टि मिलती है कि आपने वो चीज खाई? नहीं मिलती है। अगर आप उसे सिर्फ लेके थूक दोगे तो क्या आपको अच्छा लगेगा कि हाँ मैंने एंजॉय किया? जब वो आपके स्टमक में जाएगा तब वो आपको तृप्ति यानी संतुष्टि देगा उस चीज की पूरी। ये तृप्ति जो है ना वो राहु को नहीं मिल पाई, मतलब राहु हमेशा असंतुष्ट रहता है। तो राहु जो है वो आपको डिजायर देता है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, लेकिन उस डिजायर के बाद मिलने वाला जो सुख है वो आपको कभी नहीं मिलने देता। इसलिए आप देखोगे कि राहु काल में ना लोग बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक वेल्थ जमा करने में लग जाते हैं, बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक वेल्थ के पीछे जो है वो पड़ जाते हैं। और किसी भी चीज का ना सुख नहीं, बड़ा घर चाहिए, गाड़ी अच्छी चाहिए, सब चाहिए, ये सब पाने के लिए काम करते हैं, ईएमआई भरते रहते हैं, लेकिन इसी घर में उस बड़े घर का जिसका ईएमआई भर रहे हैं उसमें 2 घंटे बिताने के लिए उनके पास समय नहीं होता है। दैट इज राहु कि आपका डिजायर तो फुलफिल हो गया, उस डिजायर का उपभोग लेना जो है वो आपको नहीं मिल रहा है। सेकेंड थिंग इज राहु इज इल्यूशन, वो हमेशा इल्यूजन क्रिएट करता है। राहु को स्मोक से या धुएं से जोड़ा जाता है। धुआं मतलब क्या है कि आपके आंखों के सामने जो है वो आपको ठीक से देखने को नहीं मिलेगा, कुछ और दिखेगा, असल में कुछ और होगा। दैट इज अगेन इज द राहु की चीजों को गलत तरीके से प्रेजेंट करता है। तो हमेशा याद रखिए अगर आपकी राहु की अंतरदशा या महादशा चल रही है या प्रत्यंतर दशा जो 1 2 3 महीने की ही होती है, छोटी से छोटी, उस दौरान अगर आपको मेडिकल ट्रीटमेंट कोई भी लेना है या कोई चीज लेनी है तो उसे आप जितना अवॉइड करो उतना अच्छा है। क्योंकि जब राहु इल्यूशन क्रिएट करता है मतलब वो आपको गलत गाइडेंस देता है। तो आपको गलत डॉक्टर मिलने के, गलत काउंसलिंग मिलने के, गलत प्रोडक्ट मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आप गाड़ी लेते हैं उसका इंजन बाद में खराब हो जाएगा, कुछ ना कुछ आप चाहे कंपनी से ले लो उसमें डिफेक्ट आएगा ही आएगा। इसलिए हमेशा अगर राहु की दशा में आपको कोई मेडिकल ट्रीटमेंट है जिसको आप रोक ही नहीं पा रहे हो कि लेना ही है, इमरजेंसी है, गो फॉर नॉट सेकेंड बट द थर्ड ओपिनियन ऑल्सो। 3 अलग डॉक्टर से कंफर्म करके फिर आपको जो सही लगे कीजिए। जितना हो सके कोशिश कीजिए कि अगर सर्जरी वगैरह है तो वो राहु के प्रत्यंतर दशा में ना आके उसे आप टाल सकते हो। अगेन राहु इज अ मिस्ट्री, राहु इज वेरी मिस्टीरियस, इट क्रिएट्स इल्यूजन अराउंड अस। और गूढ़ता यानी गूढ़ ज्ञान है जिससे हम राहु को जानते हैं। ज्योतिष शास्त्र जो है उसे भी गूढ़ ज्ञान में, गुप्त विद्याओं में एक माना जाता है। लेकिन ज्योतिष के भी जो है ना जो 2 पार्ट होते हैं, एक गुड पार्ट एक बैड पार्ट। तो शनि जो है उसे भी गुप्त विद्याओं का ही द्योतक माना जाता है, इसलिए शनि को जो है वो ज्योतिष शास्त्र से माना जाता है। लेकिन इसी ज्योतिष के जो दूसरा पार्ट आता है जैसे तांत्रिक विद्याएं है या तमसिक कुछ साधनाएं है, कुछ साधनाएं जैसे स्मशान में जाके की जाती है, कुछ चीजें है एक्सट्रीम लेवल पे, उन सबको राहु से जोड़ा जाता है। तो ये राहु और शनि जो है वो अगर साथ में आते हैं वो बहुत ज्यादा पावरफुल होके डिस्ट्रक्टिव एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए इन दोनों को अपनी कुंडली में हमेशा देखना है कि उनका एक दूसरे से रिलेशन कैसा है। ऑकल्ट यानी गूढ़ विद्या जैसे मैंने कहा उससे भी राहु को देखा जाता है। स्ट्रगल, हमारे जीवन में सुख सुविधाएं सारी है लेकिन उसको पाने के लिए वो हमारा स्ट्रगल बहुत बढ़ाता है।
सेटिस्फैक्शन कभी नहीं देता है, वॉन्डरर। राहु हमेशा हमेशा है हमें ना घर से दूर लेके जाता है। घर से दूर लेके जाना मतलब क्या कि आप फैमिली के साथ रह नहीं पाते, बट इफ यू टेक इट पॉजिटिवली तो बहुत बार आपका ट्रांसफर हो जाता है, तो सैलरी बढ़ जाती है, या फॉरेन ट्रैवल राहु ज्यादा देता है, फॉरेन सेटलमेंट्स ज्यादा देता है। टेक्नोलॉजी इज राहु, तो टेक्नोलॉजी से जुड़ी हर चीजें, रिसर्चिंग माइंड, जिनका जिनका राहु प्रबल है, राहु को ब्रेन से भी जोड़ा जाता है, तो जिनका जिनका राहु प्रबल है ना, वो लोग रिसर्च में बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, वो किसी भी चीज में बहुत डीप जाके रिसर्च कर सकते हैं, और उस चीज में एक नया इन्वेंशन लाने की ताकत उनमें होती है। दैट इज द पॉजिटिव पार्ट ऑफ राहु। इसके बाद हम देखते हैं केतु। केतु जो है वो, राहु अगर धड़ है तो केतु जो है वो शरीर है। अब ये, इसको जो देखा गया है तो एक सांप का धड़ और शरीर देखा है। बिना धड़ के जब शरीर होता है, बिना शरीर हेड के, बिना अपने हेड के जब शरीर होता है, तो वो क्या होता है, तड़पता होता है, क्योंकि उसको किसी चीज का सुख ही नहीं मिलता है। सारा सुख तो यहाँ से आता है, हम सुनते यहाँ से, बोलते यहाँ से, खाना यहाँ से खाते हैं, नाक से श्वास सूंघते, इसमें से कोई भी सेंस जो है ना वो हमारे शरीर तक पहुंच नहीं पाता है। तो इसलिए क्या होता है कि तृप्ति की भावना है वो केतु में भी नहीं है। लेकिन जिस चीज को हमने कभी चखा ही नहीं है ना, उसकी लालसा भी नहीं होनी चाहिए, ये केतु हमें सिखाता है। तो केतु हमें क्या देता है, डिटैचमेंट देता है, मोक्ष देता है, और चीजों से दूर लेके जाता है। सेल्फ नॉलेज, मोक्ष, रेनन्सिएशन, मंत्रा, तंत्रा, ऑकल्ट एंड मिस्टिकल लर्निंग, डिटैचमेंट, पिलग्रिमेजेस, suffering from fire, courage, war, energy and uncertain things, ये जो है ये केतु के जो है वो सिग्निफिकेंस है। जिनका जिनका केतु प्रबल होता है या केतु की दशा आने लगती है, वो लोग अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी से है उससे छूटने लगते हैं, और उनको लगता है कि जीवन में कुछ अर्थ ही नहीं है, और वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ थोड़े थोड़े कनेक्ट होने लगते हैं, अपने जीवन में, अपने रिश्तों में, अपने जिम्मेदारियों में थोड़े थोड़े डिटैच होने लगते हैं। केतु से स्किन प्रॉब्लम भी देखी जाती है, केतु से मोक्ष देखा जाता है। जब डिटैचमेंट आता है तो उसका नेक्स्ट लेवल जो होता है वो मोक्ष होता है, कि हर चीज से पूरा मन उड़ गया है, कि कोई भी चीज करने की इच्छा नहीं है। केतु को हम स्पिरिचुअलिटी से जोड़ते हैं, इसलिए उसे मंत्र साधना, तंत्र साधना और ऑकल्ट से जोड़ा जाता है। जो भी ऑकल्ट है, इसमें केतु, राहु, शनि ये बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं गूढ़ विद्याओं में। और जो भी नॉलेज है, ज्ञान है, उसमें जुपिटर है, गुरु है, वो बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। और टीचर, टीचर जो है उनका मर्क्यूरी बहुत अच्छा होना जरूरी होता है। लाइफ में अनसर्टन चीजें या एनर्जी, इन सब चीजों को हम केतु से जोड़ते हैं। अनसर्टन चीजें मतलब क्या, केतु हमें एक सबसे बड़ा लेसन लाइफ में देता है, दैट इज कि अगर जीवन में कोई चीज नहीं है ना, तो उसके बिना किसी का कोई रुकता नहीं है, जीवन तब तक चलता ही रहता है। आज हमें लगता है कि यार मैं कैसे रहूं, लाइट चली गई तो कल क्या होगा, 8 दिन के बाद वी गेट यूज टू इट, हमें आदत सी लगने लगती है। जब तक हमारी सांसें चल रही है ना, तब तक कुछ हो या नहीं हो, किसी भी चीज की वजह से हमारा जीवन नहीं रुकता है। ये चीज हमें केतु सिखाता है। तो हमें क्या देखना है, कि मान लीजिए, ये एग्जाम्पल में हमेशा मैं ऑलमोस्ट अपने सारे क्लासेस में देती हूँ, कि राहु को हमें समझना है और केतु को समझना है। सो वी हैव वेरी फैंसी मोबाइल्स नाउ। राहु इज अ टेक्नोलॉजी, तो इतने सारे एप्स है, इतनी सारी चीजें हैं, इतने सारे इन्वेंशंस हो चुके हैं। यू हैव सीन द प्रोग्रेस इन पास्ट 15-20 ईयर्स की टेक्नोलॉजी में, इतना ज्यादा प्रोग्रेस हो गया है, कितने नए इन्वेंशन हो गए। हमें पता भी नहीं था 15 साल पहले कि हम कभी ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर कर पाएंगे, जो आजकल इतनी आसानी से हो जाता है। ये सारी चीजें राहु के कारण हो जाती है, बिकॉज इट्स अ ब्रेन मास्टर माइंड। तो आपके पास मोबाइल है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपनी का महंगा मोबाइल है, उसमें सारे फीचर्स है और सब कुछ है। हाउ डू यू फील, यू फील वेरी कंफर्टेबल, आपके पास सब कुछ है। जैसे कि अगर एक दिन मोबाइल बंद हो गया, तो आप गूगल पे नहीं कर पाओगे, अच्छी फोटोज नहीं खींच पाओगे, किसी से कुछ शेयर नहीं कर पाओगे, किसी को मैसेज नहीं दे पाओगे, हमारा आधा जीवन रुक जाता है। तो हमारी जीवन में मोबाइल की वर्थ वो है, बहुत ज्यादा है। लेकिन मान लीजिए कि आप किसी ऐसी जगह ट्रैवल कर गए जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ना कभी थी ना है, और आपके मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई, तो आपके मोबाइल का वर्थ क्या होगा, जीरो वर्थ है, उसकी कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि उसमें जो भी फंक्शन हो कभी चलने ही नहीं वाला है, क्योंकि उसको कभी कनेक्शन ही नहीं है। दैट कनेक्शन इज केतु। वो कनेक्शन राइट जगह पे, यानी स्पिरिचुअलिटी में जब जुड़ेगा ना, तब हमारे जीवन के बहुत सारी समस्याएं जो है
वो कम होने लगती है। तो इस प्रकार से हमने आज जो है वो प्लैनेट्स को समझा था। तो अब आपको प्लैनेट्स के बारे में अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ताकि कल के क्लास में हम राशियों के बारे में बात करेंगे। आपको क्लास कैसे लगा ये भी आप शेयर कर सकते हैं। एनीबॉडी, या सो गए सब लोग कैमरा बंद करके? मैडम बहुत अच्छा लगा क्लास। थैंक यू। खाली मुझे एक पूछना है, आपने जो महादशा बताया राहु का, तो महादशा कैसे पता चलेगा? वो कुंडली वो आगे चौथे या पांचवें दिन आपको आ जाएगी। अभी आज हमने ग्रह देखे, कल हम राशियां देखेंगे, ऐसे स्टेप बाय स्टेप जाके फिर दशाएं भी देखेंगे। तो हमारी कुंडली में कौन सी दशा है वो हम एक कुंडली आपके डाउनलोड करना सीख गए ना, कि बनाना तो फिर 15 दिन में पॉसिबल नहीं है। तो ठीक है। डाउनलोड करके उसके हम जरूर समझेंगे। हम किसी की भी एक कुंडली रख के उसके ऊपर देखेंगे कि उसको कैसे देखा जाता है। ओके, यस, थैंक यू। आई विल रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू स्पीक एंड नॉट टू टाइप, क्योंकि मैसेज देखने में ना फिर मैं पढ़ती जाऊंगी और बाकी लोग फिर ऐसे ही हो जाएंगे। कीप इट इंटरैक्टिव, लास्ट 10 minutes यू कैन आस्क मी एनीथिंग व्हाट यू नीड टू नो। मैम आज के क्लासेस है ना, ये नॉलेजेबल क्लास था मैम। थैंक यू। बेसिक एस्ट्रोलॉजी जानने के लिए ये बहुत ही नॉलेजेबल था मैम। मुझे तो एस्ट्रोलॉजी के बारे में उतना नॉलेज नहीं है। मैं सीखने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। आज मुझे ये क्लास बहुत बेनिफिशियल लगा मैम। थैंक यू। हाँ मैम। साहिबा जी, आपको कैसा लगा? क्योंकि आपके लिए जरूरी है आगे के लिए, वास्तु की जर्नी के लिए। मैम बहुत इंफॉर्मेटिव था, बहुत अच्छा लगा। ओके, ग्रेट। नए मेंबर जो है वो भी अपना अपना फीडबैक शेयर करें कि उनको कैसे लगा। Very knowledgeable class, ma'am. I have attended first time. I don't know anything about astrology. It's my interest. That's why today I attended, and I will attend your whole complete course. And it's very, very informative and knowledgeable. थैंक यू। Thank you, sir. दिस डीजी इंडस्ट्रीज, आपने कहा था आपको एस्ट्रोलॉजी आती है, आप शेयर कीजिए आपको कैसे लगा। ऐसे नहीं आती है, आपने जो नॉलेज दी है प्लैनेट्स के बारे में हाँ वो हाँ बहुत अच्छी जानकारी मिली है। एक बात आपसे पूछना चाहूंगा, हाँ। मेल को मंगल से देखते हैं या जुपिटर से देखते हैं? मेल को मंगल से देखते हैं और पति को जुपिटर से देखते हैं। पति को जुपिटर से। जी ठीक, थैंक यू। जो भी मेल एनर्जी आप देखोगे, अगर कोई लड़की भी मांगलिक है ना तो जी। उसका बिहेवियर मेल जैसा होता है। ज्यादा अग्रेसिव अच्छा। होती है, गुस्से वाली होती है, कंट्रोल नहीं होती, सुनती नहीं है, जी जी, जाती है। हाँ, तो उसमें वो कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं। थैंक यू, बहुत अच्छी जानकारी दी आप। थैंक यू। किसी को भी कोई किसी प्लेनेट से रिलेटेड प्रॉब्लम या कुछ? मैडम मांगलिक है, ये कैसे पता चलेगा? ये आपको जब मैं प्लैनेट सिखाऊंगी ना, अभी आज हमने सिर्फ ग्रहों को जाना, कल राशियों को जानेंगे, तीसरे दिन भाव को जानेंगे, चौथे दिन फिर प्लेसमेंट्स आएगा, उसमें आपको वो पता चल जाएगा कि कैसे होता है।